मंच पर उपस्थित हमारे अतिथि, मेरे साथी और इस पूरे हॉल में बैठे हुए मेरे साथीगण, मेहमान, मीडिया के लोग, अपनी बात कहने के पहले एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे। क्या किसी ने शरीफ खान का नाम सुना है? किसी ने शरीफ खान का नाम सुना है? नहीं ना? चलो थोड़ा सा आसान करता हूं। किसी ने ड्राइवर शरीफ खान का नाम सुना है? शायद एक दो हाथ उठे। थोड़ी सी शरीफ खान की चर्चा करता हूं। शरीफ खान राजस्थान का एक ट्रक ड्राइवर था और निरंतर ट्रक चलाना जैसा कि उसका पेशा है वो करता था। कुछ ही दिनों पहले की बात है, शायद 2-3 हफ्तों के अंदर की बात है। शरीफ खान कश्मीर के सेब के बगीचे से सेब भर के और हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पर ले जाने के लिए अपनी गाड़ी लेके गया था। गाड़ी में उसके पूरे एप्पल लोड कर दिए गए थे और उसके बाद न जाने कहां से कुछ आतंकवादी आ गए और उन्होंने उसे पहले तो गालियां दी, कुछ धमकाया और फिर उठा करके गोलियों से भून दिया। क्या शरीफ खान की कोई दुश्मनी थी उन लोगों से जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई? मैं भेज रहा हूँ। वो एक दूसरे को शायद जानते भी नहीं थे। ये राजस्थान से आया हुआ बंदा, वो कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादी। इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी सूचना है। जब प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया और कश्मीर की इकोनॉमी को वापस मेन स्ट्रीम में लाने के लिए प्रयास किया, उस प्रयास का एक हिस्सा है कि कश्मीर के जो प्रोडक्ट्स, वहाँ के जो एप्पल्स हैं, वो पूरे देश में जाएं और पूरी दुनिया में जाएं। और उन्हें पहुंचाने का जरिया होता है ट्रक, और उस ट्रक को चलाने वाला व्यक्ति था शरीफ खान। शरीफ खान चाहता तो कश्मीर नहीं जाता, कहीं और चला जाता। लेकिन एक कर्तव्य होता है कि जिस पेशे से आदमी जुड़ा है उसके साथ पूरी निष्ठा से काम करना, उसके खतरों से घबरा करके भाग नहीं जाना। तो मित्रों, जब शरीफ खान की हत्या की गई तो ये समझिए कि उस प्रधानमंत्री के उस स्वप्न के ऊपर प्रहार किया गया जहां पर उन्होंने ये सोचा कि कश्मीर को मैं देश की मेन स्ट्रीम से मुख्य धारा के साथ जोड़ूं, इकोनॉमी को उनकी इम्प्रूव करूं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाऊं, और उसकी कुर्बानी था शरीफ खान। शरीफ खान जैसे बहुत सारे ड्राइवर और भी इस तरह की परिस्थिति के शिकार हुए। कंक्लूजन क्या है कि देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति जो आपके ट्रक्स चला रहा है, चाहे वो कश्मीर से चला रहा हो, चाहे कन्याकुमारी से चलाता हो, चाहे वो मुंबई से दिल्ली जाता हो, चाहे कहीं से कहीं जाता हो। कोई कारखाना उसके बिना अधूरा है। कारखाने में रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो कारखाना नहीं चलेगा। उसका फिनिश गुड्स बाहर नहीं जाएगा तो भी कारखाना नहीं चलेगा। खनिज है, खनिज जहाँ पैदा होता है, अपने एवी में देखा, मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाहता हूँ, कि सारे मूवमेंट जितने हैं जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमी के सारे पहलू जुड़े हुए हैं मूवमेंट से। कैलाश सत्यार्थी जी का एक स्टेटमेंट था लास्ट में। कैलाश सत्यार्थी जी आप जानते हैं, नोबेल प्राइज विनर। उनका एक स्टेटमेंट था कि प्रगति गति से जुड़ी हुई है। तो ये गति को देने वाला कौन है? गति को देने वाला है हमारा ट्रक ड्राइवर। मुश्किल यह है उसके जीवन की तरफ किसी की नजर नहीं आती। हम बड़े बड़े वर्कशॉप कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट पर, लॉजिस्टिक्स पर, दुनिया जहान की बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। उसमें हमें दुनिया से कैसे कम्पीट करना, उस पर चर्चा होती है। कैसे ट्रक होने चाहिए, कैसे हाईवे होने चाहिए, वो सारी बातें होती है। ट्रक्स, हमारी कंपनीज बहुत दुनिया में बहुत आगे निकल गई हैं। हमारे साथ में आयशर है, डैमलर है, ये कंपनियां दुनिया के स्तर की कंपनियां हैं। इस हिस्से में हमारी कमी नहीं है, हम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ भी। न हमारी सड़कें खराब है क्योंकि जिस ढंग से देश में काम हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर उन पर चलाने वाला वो ट्रक ड्राइवर संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। ये जो कमी का आपको एक आंकड़ा बताया गया था कि 1000 के सामने करीब 600 1000 ट्रक हैं, 600 गाड़ियां हैं, तो
600 गाड़ियां होने का क्या मतलब हुआ? ये फिगर ठीक है, वेरी करता है, कोई 650 बता देता है, कोई 700 बता देता है, जो भी है। बस आप ये मान लीजिए ना कि 30% गाड़ियां तो बेकार खड़ी है ना, क्योंकि उनके ऊपर ड्राइवर नहीं है। क्या ये कारण नहीं है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक मंदी आई? थोड़ी देर पहले भाई साहब विनोद जी ने पूछा था कि इस मंदी का कारण क्या है, बिक्री कम क्यों है? तो भाई साहब सारे कारण तो शायद ये नहीं है, एक बड़ा कारण ये भी है कि जब आइडल कैपेसिटी पड़ी है लोगों के पास में, तो नई गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहन कहां से आए? तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर जगह वो व्यक्ति एक कारण होता है आपकी देश की इकोनॉमी का। उसका जीवन बहुत कठिन है। ज्यादातर ड्राइवर जो सिंगल ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रक ओनरशिप लिमिटेड है। आज कोई भी कंपनी का उदाहरण ले लीजिए, उस कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट 5000 ट्रक है तो उसके खुद के होंगे मुश्किल से 100 ट्रक, बाकी वो सारे आउटसोर्स करता है। इसी तरह का रेशियो मिलेगा, कहीं कम या ज्यादा। तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रक ड्राइवर लगे हुए हैं, उनका जीवन कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि उन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं जो किसी अच्छे जॉब के लिए दी जानी चाहिए। अच्छी सैलरी है, बाकी प्रोविजंस है, पीएफ है, ईएसआई है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं बात करता हूँ उस 90% लोगों की जो कि एक सिंगल ट्रक ओनर या ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी गाड़ियाँ 1, 2, 5, 7 इस तरह की गाड़ियाँ होती है। कोई ढंग से उसका वो कुछ कर नहीं पाते। आगे आइए भाई साहब। उनको देने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई बोनस नहीं है, कोई पीएफ नहीं है, कोई ईएसआई नहीं है, कोई ग्रेच्युटी नहीं है, कोई काम करने का टाइम नहीं है। वो अपनी मर्जी से कितना, एक बार आदमी जब गाड़ी लेकर निकलता सड़क पर, वहां से उसका वर्किंग आवर शुरू हो जाता है। और वर्किंग आवर में रेस्ट कितना संभव है या नहीं संभव है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अपने परिवार से दूर रहता है। अब सोचिए, हम 3 दिन 4 दिन की यात्रा पर निकलते परिवार से दूर, तो हमें याद आने लगती है घर की। एक ड्राइवर है जो 15-15 दिन भी बाहर रहता है, 20 दिन भी बाहर रहता है, जैसे उसके रूट की रिक्वायरमेंट है। वो अपने परिवार से दूर रहता है। वो बाहर सड़क का खाना खा रहा है, ट्रकों पर सो रहा है, या किसी ढाबे पर चारपाई पर सो रहा है, माथे में तनाव है क्योंकि दुनिया का माल लेके घूम रहा है। इतना सारा वो त्याग कर रहा है, उसके सामने उसको मिलता क्या है? अरे आत्मसम्मान जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसी भी व्यक्ति की, वो उसको नहीं मिलता। अपमानित करने के लिए हर आदमी तैयार खड़ा हुआ है। जिसने चाहे गाड़ी रोक ली रास्ते में और उसको अपमानित कर दिया, पुलिस वाला हो चाहे टैक्स ऑफिसर्स हो। मैंने कहा ना कि टैक्स से ड्राइवर का क्या लेना देना? मान लीजिए टैक्स के कागज में कुछ गलती हो भी सकती है। वो गलती है तो या तो जिसने माल बेचा या माल खरीदा उनकी जिम्मेवारी, या वो ट्रांसपोर्टर के लेवल पर हो सकती है जिसने वो गाड़ी को इंगेज किया। लेकिन चूंकि सामने चेहरा उस ड्राइवर का है तो सारा अत्याचार उसके ऊपर ही हो जाता है। बहुत घटनाएं हो रही है, अलग अलग घटनाएं हो रही है। विमल तिवारी जी का परिवार हमारे साथ बैठा हुआ है। आज उन्हें हमने आमंत्रित किया था। उनके दुख में हमारा पूरा, हम सब शरीक हैं, शामिल हैं। जब आपकी घटना हमारे साथ आई थी तो इसने घटना को पूरे हिंदुस्तान को छुआ था। लोगों ने जहां तहां से इसके अंदर में किया, हमने भी कुछ किया, उसकी चर्चा मैं अभी नहीं करता। तो उन लोगों को हम सम्मान नहीं दे रहे, यानी सम्मान मिलना चाहिए। मित्रों, इन सब चीजों के आधार पर ये एक परिकल्पना हुई कि अगर अपने व्यवसाय को बचाना है, पूरी ट्रेड को बचाना है, पूरी इकोनॉमी को बचाना है, पूरे देश को बचाना है, तो फिर आपको ड्राइवर को बचाना है। ड्राइवर के लिए इस पेशे में कुछ कारण होने चाहिए कि वो अपने बेटे को, भाई को, किसी को बोले कि तू भी ड्राइवर बन। खाली ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूल से कुछ नहीं होता। अरे ट्रेनिंग स्कूल में जाने के लिए बंदों की मनस्थिति होनी चाहिए कि मैं जाऊं। तो वो तो एक फैसिलिटी है, वो एक कारण नहीं है, वो एक फैसिलिटी है जो सिखाने का एक बेटर तरीका है। और उसको, उस परिवर्तन को लाने की जिम्मेवारी हम सब लोगों की है। जब मैं हम सब बोलता हूँ तो ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी कोई एटवा की है, मैं बोलता हूँ हम सब लोगों की है। उन ट्रांसपोर्ट कंपनियों की है जो उनकी सेवाएं लेती है, उस उपभोक्ता की है जिसका माल ले जाते लाते हैं, यानी जो वो सब तमाम फैक्ट्रीज, उनकी जिम्मेवारी भी है क्योंकि उनका माल आता जाता है, बिना ड्राइवर के तो वो भी नहीं आने जाने वाला। और उस हर हिंदुस्तान के सिटीजन की है, नागरिक की है। आपके जीवन की दिनचर्या में जो भी चीज़ मटेरियल फॉर्म में है वो सारी आपके पास पहुंचती है क्योंकि एक ड्राइवर उसको ला रहा है।
चाहे वो आपकी सब्जी है, चाहे वो आपका अनाज है, चाहे कपड़े हैं, चाहे कोई भी चीज़ है। तो जब हर व्यक्ति से वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है तो जिम्मेवारी सबकी बनती है, और इस जिम्मेवारी को पूरा करने के लिए कहीं शुरुआत होने की। सरकार की बात करो, सरकार चाहे भी तो उनकी मदद क्यों नहीं कर पाती? कारण कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में होने की वजह से उनके रिकॉर्ड्स नहीं होते, वो कहीं पर दिखाई नहीं देते, वो एक वोट बैंक भी नहीं होते, शॉर्ट में बात करूँ तो, कि उनके लिए कोई विशेष चिंता की जाए। तो जितनी चिंता सरकार किसानों के लिए करती है, अगर उसका 5% भी हमारे ट्रक ड्राइवर्स के लिए करे तो इनका जीवन बदल सकता है। फिर भी बहुत कुछ संभव है अगर सरकार के साथ हम सब मिलकर के काम करें। तो जो हमने एक योजना का स्वरूप बनाया वो 3 मुद्दों पर आधारित है: सुरक्षा, सहायता और सम्मान। सुरक्षा यानी कि जो इससे जुड़े हुए रिस्क फैक्टर हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन उस रिस्क के सामने उसकी कहीं सुरक्षा भी जरूरत है। एक एक्सीडेंट पॉलिसी जो अभी आपके सामने बताई गई, 3 लाख की एक्सीडेंट पॉलिसी, उससे जुड़ा हुआ हॉस्पिटलाइजेशन, उससे जुड़ी बहुत सी चीज़ें, फैमिली की हेल्थ, वो एक हिस्सा हो गया। दूसरे हिस्से के रूप में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रोच किया कि जो प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना है वो बहुत कमाल की योजना है। आयुष्मान भारत में उन्होंने 10 करोड़ परिवारों को ऑटोमेटिकली रजिस्टर करके रखा है 2011 के सेंसस में। यानी कि जो लोग उसके लिए क्वालिफाई होते हैं तो गांव-गांव उनके पूरी टीम पहुंच करके उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो जब 10 करोड़ परिवार रजिस्टर्ड हैं और 50 से 55 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं तो हिंदुस्तान की 50% पॉपुलेशन करीब कवर हो गई है। वहां तक पहुंचना एक जिम्मेवारी होती है, किसी को पता नहीं है। आपके मेरे घरों पे नौकर होंगे या ड्राइवर होंगे, उन्हें भी पता नहीं है कि भाई मैं इस पे क्वालिफाई करता हूँ। तो वो कौन कराएगा? सरकार के तरीकों से, सरकार की सीमित। जब हमने हमारा प्रपोजल बताया कि हम हाईवे हीरोज में ये एक्सीडेंट पॉलिसी दे रहे हैं तो एक सिनर्जी हमारी डेवलप हो गई कि आप और हम दोनों एक ही काम कर रहे हैं। हम एक्सीडेंट के लिए उसकी हेल्प कर रहे हैं और आप उसके हेल्थ के लिए काम कर रहे हो, तो लेट अस जॉइन हैंड्स। और हमने एक ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनकी जो एक स्पेशल व्हीकल फॉर द ग्राउंड लेवल है CSC वो, और तीसरा एडवा। उसके अंतर्गत हम करने वाले क्या हैं कि हम पूरे देश में जगह जगह पर कैंप्स आयोजित करेंगे और उन कैंप्स के अंदर में उस एरिया में आने वाले ड्राइवर्स को बुलाया जाएगा। एक मूवमेंट करेंगे कि इस जगह फला जगह एक कैंप चल रहा है जिसमें आपको ये सारी सुविधाएं मिलने वाली हैं, आप जाएं, अपनी डिटेल्स वहाँ दे दें। इसके लिए जो हमारे टारगेट लोकेशंस होंगी, जो बहुत डेंस एरियाज हैं फॉर ट्रक्स, जहाँ ट्रक बहुत आते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर हैं या खास ट्रांसशिपमेंट इशू प्लेसेस हैं जहाँ गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा जाती है, वहाँ ये कैंप होंगे। और ये कैंप कोई सड़क पर नहीं होंगे। ये जो हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर्स का मतलब है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोग, वो अपनी जगह देंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ी जगह इसके लिए नहीं चाहिए। हमें कोई 150-200 फुट का एक कमरा मिल जाता है तो उसके अंदर ये सारा इससे जुड़ा हुआ सामान, कंप्यूटर्स वगैरह, जहाँ CSC का आदमी बैठे, जहाँ हमारा एक बंदा बैठे और वो सारे रिकॉर्ड कीपिंग करे, वो जगह भी चाहिए। तो पूरे देश के तमाम ट्रांसपोर्टर्स इस काम के लिए आगे बढ़ के आते हैं। सुबह शाम मेरे को हर समय कोई ना कोई बोलता है ये 5 जगह मेरी आप लिख लो साहब, वो बोलता है 10 जगह मेरी लिख लो। तो हमें कोई खोज नहीं करनी है, हमें खोज नहीं करनी, ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारी क्या ज़रूरत है। लोगों के पास जगह बहुत है और ये कोई जीवन भर के लिए जगह नहीं मांग रहे हैं। ये शुरुआत में समझिए 1 महीने का कैंप है और उस जगह का क्या मूवमेंट है उसको देखते हुए उसको एक्सटेंशन की ज़रूरत है कि नहीं है। अगर इफ़ यू हैव कवर्ड क्वाइट अ लॉट तो शायद उसको आगे ना बढ़ाएं। तो ये छोटी सी रिक्वायरमेंट है। वहाँ में देना क्या है, बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, पानी, टॉयलेट, ये सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, प्लीज़ मेक अ मेंटल लिस्ट ऑफ whichever place you can offer। हमारे पास बहुत सी जगह ऑलरेडी कवर हो चुकी है। हमने 100 जगह का टारगेट किया है और CSC के पार्टनर शायद हमारे पास यहाँ पर मौजूद होगा आज। एनीबडी फ्रॉम CSC टुडे? और आयुष्मान भारत हमने इनवाइट किया, हो सकता है सेकेंड हाफ में आएंगे। तो उनके साथ मिलकर के ये कार्यक्रम हमारा आगे बढ़ने वाला है। ये हमारी प्लानिंग है। इसके पीछे जब हमने अपने खर्च का हिसाब किताब लगाया तो उसको नेगोशिएट करते करते वी वांटेड टू ब्रिंग इट टू अ वेरी वेरी अफोर्डेबल लेवल फॉर ऑल द स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर इसलिए कि मैं ड्राइवर से कोई पैसा नहीं मांगा,
कहीं से भी। ये सारी स्कीम के पीछे जो खर्च था वो 600 रुपये हमने निकाला कि प्रति ड्राइवर प्रति वर्ष का मेरा खर्च है 600 रुपये। उसमें उसकी वो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर होती है, उसमें वो कॉल सेंटर कवर होता है, उसमें उसकी चेकिंग कवर होती है, जो उसके कार्ड की, ड्राइविंग लाइसेंस की, और वो सारी वो चेकिंग उसमें कवर होती है। और उसके अलावा ये सारा रिकॉर्ड रखने के लिए हमने जो एजेंसीज को टाइप किया हुआ है वो कवर होते हैं, क्योंकि उनके भी खर्च होते हैं डेटा मेंटेनेंस के, डेटा रिकॉर्डिंग के, डेटा प्रोसेसिंग के। डेटा विल बी यूज, इंश्योरेंस कंपनी का एक हिस्सा इंश्योरेंस कंपनी के लिए चाहिए, कॉल सेंटर का दूसरा हिस्सा कॉल सेंटर को चाहिए, उसमें चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को रिकॉर्ड करना, ये सारा। तो ये बहुत बड़ा प्रकल्प है। अगर मैं कहूँ हमने टारगेट क्या बनाया, हमने टारगेट 12 लाख ड्राइवरों का अपने माइंड में लिया कि 12 लाख ड्राइवरों को हम इसमें कैप्चर करेंगे। टाइम शेड्यूल उसका हो सकता है 3 to 4 years, 4 साल में शायद हम इसको पूरा उपलब्ध करेंगे। तो 12 लाख ड्राइवर के ऊपर 600 रुपये साल का खर्च आता है, तो ये 72 करोड़ रुपए साल की योजना बन जाती है। तो इससे हमें डर क्यों नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता कि हर व्यक्ति तैयार है। आज हर व्यक्ति इस कंसर्न से जुड़ा हुआ है, हर ट्रांसपोर्टर इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, सारे मैन्युफैक्चरर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सारी एसोसिएशंस लग के काम कर रही है। तो इसको एक देशव्यापी अभियान के रूप में हम चलाएंगे तो ये फिगर्स कोई बहुत बड़े फिगर नहीं है। जितनी बड़ी समस्या है उसके सामने तो बिल्कुल ही नहीं है। और सरकार की तरफ से हमें अभी पूरा सहयोग मिल रहा है। सुबह आज गडकरी जी, एक छोटा सा हिस्सा बोल के फिनिश करूँगा अपनी बात को, इसकी कैंपेनिंग कैसे की जाए। इस तरह की सभाएं तो हर जगह हो नहीं सकती, तो कैंपेनिंग का हमने माध्यम सोचा, क्योंकि अगर हम रूटीन मीडिया पर जाते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अखबार है या मैगजीन्स हैं, तो उनका तो एक कमर्शियल आउटलुक है, वो बिजनेस के लिए काम करते हैं। हमारे पास वो उस काम के लिए पैसा नहीं है। 600 रुपये में हमने 5 रुपये भी उस काम में रखे नहीं है कि हमें वो खर्च करना है। वो पैसे कहाँ से आएंगे और करेंगे क्या। तो इसकी भी हमने एक अपनी योजना बनाई। भाई हमारा जो सब्जेक्ट है वो हाईवे से जुड़ा हुआ है, तो हमारा प्रचार भी हाईवे के माध्यम से होना चाहिए। तो एक ऐसी योजना हमने बनाई कि हमारी जो गाड़ियाँ हैं, जो बंद गाड़ियाँ हैं, उसके ऊपर में हमारा एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में हम लिखेंगे कि क्या हाईवे हीरो में हम कर रहे हैं, उसके इसको लाभ मिल रहा है, और ड्राइवर के अधिकार को लोगों के सामने लाएंगे। आपने बाहर एक गाड़ी देखी होगी अभी खड़ी हुई, उसका इनॉग्रेशन आज सुबह नितिन गडकरी जी करके गए। आज के सेशन के वो चीफ गेस्ट थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें वापस जाना पड़ा नागपुर। तो कल रात को ही उन्होंने बुला के बात की, अपना एक संदेश भी हमें दिया, जो आज यहाँ कहना था, बोले मैं रिकॉर्ड करता हूँ। वो संदेश उन्होंने दिया, सुबह एयरपोर्ट के रास्ते में 10 मिनट के लिए आके गए, उसको हमने विधिवत उनसे इनॉग्रेट कराया। तो वो ट्रक माध्यम है हमारी बात को दुनिया तक पहुंचाने का। हाईवे पर पहुंचाना हमें बहुत ज़रूरी है। सारे ड्राइवर उसे पढ़ें ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। वो अधिकारी पढ़ें जो उनको रोकते हैं, और उस पर रोकना ये अपराध है, इस बात को उनके संदेशों में लिखा जाएगा। ये इस बात का हमने उनसे अप्रूवल लिखा कि हम ये बात लिखेंगे कि बिना वजह किसी भी गाड़ी को हाईवे पर रोकना अपराध है, ये ड्राइवर अपनी नेशनल ड्यूटी पर है। इस तरह की बातें हम लिखेंगे ताकि उसका सम्मान बढ़े, उसे बेमतलब की परेशानी नहीं की जाए। और कोई करे तो ड्राइवर के पास हमारा फ़ोन नंबर होगा इमरजेंसी कॉल सेंटर का, जहाँ फ़ोन करके वो बता सकता है कि मुझे तंग किया जा रहा है या मैं किसी मुसीबत में हूँ। उस हालत में वो काम आएगा। वो चीज़ें हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ इसी एक अनुरोध के साथ कि हर व्यक्ति को इस मूवमेंट में जुड़ना पड़ेगा, तब हम कहीं पहुँचेंगे। और ये हर आदमी की समस्या है, हर आदमी के जीवन की समस्या है, खाली ट्रांसपोर्ट कंपनीज का नहीं है। ट्रांसपोर्ट कंपनीज चूँकि डायरेक्ट रिलेशनशिप उसके साथ है, उनका दायित्व तो बहुत बड़ा है, लेकिन बाकी लोग जो ट्रांसपोर्ट कंपनियों से जुड़े हैं या जो उपभोक्ता के रूप में जुड़े हैं, उन सबका भी दायित्व है कि आप इसमें सहयोग दें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक कर्तव्य होता है कि जिस पेशे से आदमी जुड़ा है उसके साथ पूरी निष्ठा से काम करना, उसके खतरों से घबरा करके भाग नहीं जाना। तो मित्रों, जब शरीफ खान की हत्या की गई तो ये समझिए कि उस प्रधानमंत्री की उस स्वप्न के ऊपर प्रहार किया गया जहां पर उन्होंने ये सोचा कि कश्मीर को मैं देश की मेन स्ट्रीम से मुख्य धारा के साथ जोड़ूं, इकोनॉमी को उनकी इम्प्रूव करूं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाऊं, और उसकी कुर्बानी था शरीफ खान। शरीफ खान जैसे बहुत सारे ड्राइवर और भी इस तरह की परिस्थिति के शिकार हुए।
कंक्लूजन क्या है कि देश की इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति जो आपके ट्रक्स चला रहा है, चाहे वो कश्मीर से चला रहा हो, चाहे कन्याकुमारी से चलाता हो, चाहे वो मुंबई से दिल्ली जाता हो, चाहे कहीं से कहीं जाता हो। कोई कारखाना उसके बिना अधूरा है। कारखाने में रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो कारखाना नहीं चलेगा, उसका फिनिश गुड्स बाहर नहीं जाएगा तो भी कारखाना नहीं चलेगा। खनिज है, खनिज जहाँ पैदा होता है, अपने एवी में देखा, मैं पूरी कहानी नहीं बताना चाहता हूँ कि सारे मूवमेंट जितने हैं जिसे हम इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमी के सारे पहलू जुड़े हुए हैं मूवमेंट से। कैलाश सत्यार्थी जी का एक स्टेटमेंट था लास्ट में, कैलाश सत्यार्थी जी आप जानते हैं, नोबेल प्राइज विनर, उनका एक स्टेटमेंट था कि प्रगति गति से जुड़ी हुई है। तो ये गति को देने वाला कौन है? गति को देने वाला है हमारा ट्रक ड्राइवर। मुश्किल यह है उसके जीवन की तरफ किसी की नजर नहीं आती। हम बड़े बड़े वर्कशॉप कर लेते हैं, बड़ी बड़ी सेमिनार कर लेते हैं, ट्रांसपोर्ट पर, लॉजिस्टिक्स पर, दुनिया जहान की बातें करते हैं, बहुत सी बातें करते हैं। उसमें हमें दुनिया से कैसे कम्पीट करना उस पर चर्चा होती है, कैसे ट्रक होने चाहिए, कैसे हाईवे होने चाहिए, वो सारी बातें होती है। ट्रक्स हमारी कंपनीज बहुत दुनिया में बहुत आगे निकल गई हैं। हमारे साथ में आयशर है, डैमलर है, ये कंपनियां दुनिया के स्तर की कंपनियां हैं। इस हिस्से में हमारी कमी नहीं है, हम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ भी। न हमारी सड़कें खराब है क्योंकि जिस ढंग से देश में काम हुआ है, लेकिन ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर उन पर चलाने वाला वो ट्रक ड्राइवर संतुष्ट नहीं है अपने जीवन से। ये जो कमी का आपको एक आंकड़ा बताया गया था कि 1000 के सामने करीब 1000 ट्रक हैं, 600 गाड़ियां हैं। तो 600 गाड़ियां होने का क्या मतलब हुआ? ये फिगर ठीक है, वेरी करता है, कोई 650 बता देता है, कोई 700 बता देता है, जो भी है। आप ये मान लीजिए कि 30% गाड़ियां तो बेकार खड़ी है ना, क्योंकि उनके ऊपर ड्राइवर नहीं है। क्या ये कारण नहीं है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक मंदी आई? थोड़ी देर पहले भाई साहब विनोद जी ने पूछा था कि इस मंदी का कारण क्या है, बिक्री कम क्यों है? तो भाई साहब सारे कारण तो शायद ये नहीं है। एक बड़ा कारण ये भी है कि जब आइडल कैपेसिटी पड़ी है लोगों के पास में, तो नई गाड़ियां खरीदने के लिए प्रोत्साहन कहां से आए? तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हर जगह वो व्यक्ति एक कारण होता है आपकी देश की इकोनॉमी का। उसका जीवन बहुत कठिन है। ज्यादातर ड्राइवर जो सिंगल ऑपरेटर्स के साथ काम करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रक ओनरशिप लिमिटेड है। आज कोई भी कंपनी का उदाहरण ले लीजिए, उस कंपनी की अगर रिक्वायरमेंट 5000 ट्रक है तो उसके खुद के होंगे मुश्किल से 100 ट्रक, बाकी वो सारे आउटसोर्स करता है। इसी तरह का रेशियो मिलेगा, कहीं कम या ज्यादा। तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में ट्रक ड्राइवर लगे हुए हैं उनका जीवन कंपैरेटिवली अच्छा है, क्योंकि उन्हें वो सुविधाएं मिलती हैं जो किसी अच्छे जॉब के लिए दी जानी चाहिए। अच्छी सैलरी है, बाकी प्रोविजंस है, PF है, ESI है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं बात करता हूँ उस 90% लोगों की जो कि एक सिंगल ट्रक ओनर या ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं। उनकी गाड़ियाँ 1, 2, 5, 7 इस तरह की गाड़ियाँ होती है। कोई ढंग से उसका